के मामलात की जो छानबीन या तहकीक है वो कानून के तहत वफाकी हुकूमत कराती। कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत सीनियर मोस्ट जो हमारे रिटायर्ड जजेस हैं, जिनमें पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस साहबान भी हैं या कम से कम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, उनके नामों पे कुछ गौर व खौस करने के बाद उनमें से एक या दो नाम होंगे जिनसे फिर रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो इस कमीशन को हेड करें। और हम ये समझते हैं कि दोनों इदारे आइन और कानून के मुताबिक अपना काम कर रहे हैं। ये कोई ऐसा आइनी बहरान नहीं है। पेशावर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी रैली हम पेशावर में निकालेंगे इस इतवार के दिन। उसका एक ही मकसद होगा, अदलिया की आज़ादी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन अजमल जामी के साथ आप देख रहे हैं एक न्यूज़ पर जुमा हफ्ता इतवार। 6 जजेस का ख़त ज़ेर बहस। उससे पहले वज़ीर आज़म ने आज फैसला किया कि रेड कारपेट जो बिछाए जाते हैं सरकारी तकरीबात में, ये ख़त्म करें, ये सिलसिला बंद करें। साथ ही एक और ख़बर भी आपको दे दूँ, जो इस्लामाबाद में पार्लियामेंट लॉजेस, पार्लियामेंट हाउस, उसके आसपास के इलाके हैं जहाँ पे हमारे फैसला साज बैठते हैं, कानूनदान बैठते हैं, मुकन्ना बैठती है, वहाँ पे 10 सैंपल लिए गए पानी के। 9 सैंपल्स ऐसे आए जिन्होंने डिक्लेयर किया कि यहाँ पीने का पानी जहर आलूदा है, साफ़ नहीं है। तो अगर ये जो हमारे मुंतखब करदा नुमाइंदे जहाँ रहते हैं या जहाँ काम करते हैं वहाँ पानी साफ़ नहीं मिल रहा, तो मुझे आपको पानी कैसे साफ़ देंगे? ये तो आवाम की बात थी। लेकिन अब आ जाते हैं उस अहम मुद्दे के ऊपर जिससे मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया। वो है 6 जजेस का ख़त। उस ख़त के बाद वज़ीर आज़म मिले जनाब चीफ जस्टिस के, वज़ीर कानून भी उनके हमरा थे, अटॉर्नी जनरल भी उनके हमरा थे। तवील 1.5 घंटा नशिस्त बर्पा हुई। उसके बाद वज़ीर कानून ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर फुल कोर्ट का इजलास भी हुआ मुसलसल दूसरे रोज़ कल। उसका एलामिया भी आया। अब जब उस एलामी को मैंने पढ़ा तो उसमें बताया गया कि मौजूदा चीफ जस्टिस ने इन 6 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा, बताया कि मुदाखलत हो रही है, उनसे इनफरादी तौर पर भी वो मिले। तो जब उनसे इनफरादी तौर पर मिले तो कुछ कानूनदान ये राय रखते हैं कि उनसे मिलने के बाद, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के बाद मामला हुकूमत के सुपुर्द क्यों कर दिया गया और एक रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन पर ही क्यों इत्तफ़ाक़ किया गया, आज ख़ुद नोटिस क्यों ना लिया गया। क्योंकि कई अखबारात ने इदारे लिखे और कहा कि ये SOS कॉल है जजेस का ये 6 ख़त लिखना, क्योंकि उन्होंने एक डिटेल के साथ एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज़ को बयान किया है। फिर कुछ लोगों ने ये कहा कि जी ये साजिश है, इसी वक्त ये ख़त क्यों लिखा गया। अगर हम इसको ही परखें तो मालूम होता है कि शायद इस बात में वज़न नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जज साहिबान उससे पहले 2 बार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी ख़त लिख चुके। उससे पहले जब उमर अता बंदयाल साहब थे और एजाजुल आसन साहब थे सीनियर जज, उनसे भी मिल चुके। और उस वक्त के जो सीनियर मोस्ट जज थे, सीनियर पुणे जज जनाब जस्टिस फाइज़ ईसा साहब, उनसे भी मिल चुके। तो ये एक सीरीज़ और सीक्वेंस नज़र आता है कि ये अपने मामलात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे। उमर अता बंदयाल साहब जब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने भी इस पर कोई एक्शन ना लिया। अब जबकि फुल कोर्ट भी बैठा तो मामला हुकूमत के सुपुर्द किया गया, आज खुद नोटिस ना लिया गया। अब जब हुकूमत एक रुकनी कमीशन बनाने जा रही है रिटायर्ड जज के सरबराही में, तो वो कमीशन कितना एम्पावर्ड होगा, उसके TORs क्या होंगे और क्या वाकई वो मामले की छानबीन कर सकेगा, या माजी की तरह जो कमीशन बनते हैं ये वजारत कानून की फ़ाइलों का पेट भरा जाएगा। क्योंकि एक राय ये भी है कि ये कमीशन अपनी फाइंडिंग्स की बजाय रिकमेंडेशंस देगा। एग्जेक्टिव ने उन रिकमेंडेशन के ऊपर अमल करना है, एग्जेक्टिव हमारी सरकार है। तो ये मामला खटाई में पड़ता दिखाई देता है। यही वजह है कि PTI ने इस कमीशन को भी मुस्तरद किया है, आला शख्सियात से मुस्ताफ़ी होने का भी मुतालबा किया, और ये 6 जजेस का ख़त अब थमने वाला सिलसिला नहीं दिखाई देता। इसके असरात क्या होंगे मुल्क की सियासत पर, मुल्क की अदालती उमूर पर, निज़ाम पर, क्योंकि हमारी जो रेटिंग है वो पहले ही कोई अच्छी नहीं है, बदतरीन ममालिक में हम शुमार होते हैं। इस सब पे बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मारूफ कानूनदान जनाब शोएब शाहीन साहब को, सीनियर तज़ियाकार मारूफ सहाफ़ी जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब को, सीनियर तज़ियाकार मारूफ सहाफ़ी जनाब आमिर ज़िया साहब को। कुछ देर बाद मुझे ज्वाइन करेंगे असद मंजूर भट्ट जो लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर हैं। बार्स ने भी खतूत लिख के इस मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। शोएब शाहीन साहब, मैं आपकी तरफ आने से पहले ज़रा आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि असद कैसर साहब क्या फरमा रहे हैं। हम जो तारीख चलाएंगे, मैं बिल्कुल कैटेगरी कर रहा हूँ, हम आइन की बालादस्ती और कानून को हुक्मरानी के लिए चलाएंगे। सर, हम इस मुल्क में चाहते हैं कि जब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक कानून का एहतराम नहीं होगा, जब तक आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, तो इसके लिए हम ये तहरीक शुरू कर रहे हैं। इसके लिए तैयारी हमारी बराबर है और एक ऐसी तहरीक होगी जिससे जो हकीकी आज़ादी है, हकीकी आज़ादी का मकसद पूरा होगा। मजीद गंडापुर साहब के हवाले से उन्होंने क्या फरमाया, ज़रा वो भी दिलचस्पी का हामिल नुक्ता देखिए।
मैं अमीन साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप तो मीटिंग कर रहे हैं, इनके साथ मुलाकात आपकी हो रही है, हमने भी आपका सपोर्ट किया कि चलो अपनी सूबे के लिए करें, लेकिन आपके साथ ही क्या कर रहे हैं? आपको तो अभी तक एक ऑफिसर भी नहीं दे रहे हैं। अभी तक आपकी जितनी डिमांड्स हैं, कोई 1 रुपया पेमेंट आपको नहीं कर रहे हैं। इन्होंने तो आपको हर सूरत में नाकाम बनाना है। मेरा तो मशवरा है आपसे, बल्कि मुतालिबा भी है कि इनके साथ एंगेजमेंट खत्म करें। ये मुफाहमत नहीं समझते, मुजाहिमत का वक्त है। हमने आइन और कानून के लिए और आइन की सुप्रीमेसी के लिए अभी निकलना होगा। पीटीआई कोर कमेटी का इजलास भी होता है, उसमें वकला के किरदार के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है। बिलखुसूस लतीफ़ खोसा साहब का जिक्र खैर होता है। उससे पहले शेर अफजल मरवत पिछली कोर कमेटी की मीटिंग में एक साथी सूरज भी पड़े थे। तो आज रऊफ़ हसन साहब को ज़िम्मेदारी दी गई कि वो जो बयानिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल पॉलिसी के तौर पर वो बयान कर सकेंगे। 12 अफराद की लिस्ट भी शेर अफजल मरवत ने बकौल शख्स से तैयार की हुई है, अभी तक खान साहब को वो दे नहीं पा रहे। तो वकला जो पीटीआई के अंदर है, उनके किरदार से कोर कमेटी या खान साहब मुतमिन ना होने की खबर मिली। शुएब साहब, क्या ये बात दुरुस्त है और क्यों वकला के किरदार से मुतमिन दिखाई नहीं देती कोर कमेटी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। कोर कमेटी के जो हम वकला भी मेंबर हैं, हम जब कोर कमेटी में बैठे होते हैं, हम सिर्फ वकला नहीं होते, हम उस वक्त पॉलिटिशियन भी होते हैं। तो जो एक कारोबारी शख्सियत होता है और वो साथ पॉलिटिशियन भी होता है, तो वो पॉलिटिशियन भी होता है, तो वो कारोबारी शख्सियत भी होता है। कोई भी किसी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता है, वो प्रोफेशनल भी होता है और वो अपने पॉलिटिशियन भी होता है उस वक्त। तो जब हम कोर कमेटी में बैठे होते हैं तो हम सब बराबर होते हैं, मेरा नहीं ख्याल। हाँ, इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर हमारे में से या पॉलिटिशियन में से, हम सारे पॉलिटिशियन होते हैं, हमारे में से अगर कोई बंदा गलती करेगा तो कोर कमेटी को पूरा हक है कि उसके ऊपर बहस करे, डिस्कस करे और उसके कंडक्ट के बारे में सवाल और जवाब भी करे। मगर ये कहना कि एक वकला की एज ए होल कोई बात हुई है, ना तो ऐसी कोई बात हुई है, ना ही कोई ऐसा सब्जेक्ट है। हाँ, पिछले ज़ाहिर 8-9 महीने 10 महीने से आपको पता है 9th वे के बाद हमारी बहुत सारी लीडरशिप या जेल में थी या अंडरग्राउंड थी, तो उनको ना तो इमरान खान से मिलने की इजाज़त थी, ना उनसे डायरेक्ट उनका कांटेक्ट था, ना उनसे इंस्ट्रक्शन या गाइडेंस ले सकते थे, क्योंकि इमरान खान साहब जेल चले गए और स्पेशली 5 अगस्त के बाद। और तो क्या लतीफ़ खोसा साहब के किरदार पर भी बहस नहीं हुई? क्योंकि कई सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया, कुछ रहनुमाओं से मेरी बात भी, वो कह रहे थे खोसा साहब खान साहब के केसेस में पेश नहीं हो सके, जिस पर वहाँ बैठी क़यादत ने बरहमी का इजहार किया। देखिए, बहुत सारी बातें होती हैं, अगर मैं एक एक बात की इनकार करूं या इकरार करूं तो वो मेरा ख्याल है पार्टी पॉलिसी के मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि कोर कमेटी के अंदर बैठ के बहस व तमीज़ हर मौजू पे होती है। इसमें कल का एक केस था, वो ज़ाहिर है वो खान साहब को मिलने चले गए और वो केस आगे चला गया, 3 अप्रैल को चला गया, तो उसके बारे में ज़रूर एक तशवीश का इजहार किया गया वर्कर की तरफ से और वो कोर कमेटी ने भी उसको डिस्कस किया। तो बाकी उसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं होती। अगर किसी के कंडक्ट के बारे में, किसी का भी कंडक्ट हो, हम में से किसी ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है या कोई उसकी ऐसी स्टेटमेंट है जो मुनासिब नहीं है या दुरुस्त नहीं है, तो उसके बारे में ज़ाहिर सवाल जवाब होता है या पार्टी पॉलिसी डिस्कशन में आती है। चलें, आरिफ हमीद भट्टी साहब, तो फिर वो हुजूर आपकी जानिब आ रहा हूँ। ये फैसला हुकूमत का यक रुकनी कमीशन रिटायर्ड जज की सरबराही में, उसे मुस्तरद किया पीटीआई ने, निकालने का फैसला किया, ये काफ़ी है? इससे मुतालबात उनके पूरे हो जाएंगे या आपको लगता है ये बड़ी नीम दिली से कोई रद्द-ए-अमल है पीटीआई की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब गुजारिश दे दें, खुल के बात करूं कि मुनाफकाना बात करूं। वैसे आजकल नवे पठन मुनाफकाना बात की जाता है। बिस्मिल्लाह भट्टी साहब, आप वैसी बात कर ही नहीं सकते, आप हमेशा खुल के ही बात करते हैं। चैलेंज दे रहा हूं, इस केस का कुछ नहीं होगा, एक स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है, लंदन प्लान को लेके चला जा रहा है। दुनिया जहां में कहीं ये बताएं कि 6 जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस ये कहें कि मेरे रिश्तेदार को अगवा किया, करंट लगाया गया, घर से वीडियो लगाया गया, और जिनके खिलाफ शिकायत है और जो बेनिफिशरी है, चीफ जस्टिस साहब उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं भाईजान मोहतरम किबलो काबा हर दिल अजीज दिल के करीब तशरीफ रखे, ये ले, ये मेरे पास शिकायत आई है। और यार अनबिलीवेबल, मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि कोई जज साहिबान इतनी जुर्रत करे। मैं चलो अपनी मिसाल लेता हूं, मीडिया के बड़े बड़े टाइकून हैं, जिन हैं, जो कहते थे हुकूमतें बनाते हैं गिराते हैं, रोजाना उसको 101 डायरेक्शन जाती है,
इस गेस्ट को लेना, इसको नहीं लेना, ये टिकट खत्म करो, ये चलाना है। हमें इतनी जरूरत हुई कि लिख के भेजे कि जनाब हमें इनसे खतरा है। वो यार इन्होंने हिस्ट्री बना दी है। जामी साहब ये कुछ ना हो, याद रखें मोहतरम नवाज शरीफ साहब खुद 5 जज साहबान पे इल्जाम लगाते रहे। ये सिटिंग जज साहबान जो 1 साल से तसलसल बता रहे हैं बिल्कुल कि इनके साथ ये हुआ, इसके साथ ये हुआ, इसके साथ ये हुआ, ये ना करें। क्या इन्होंने रिटायर नहीं होना इन जज साहबान ने? इस पे जो पीटीआई का रद्द-ए-अमल अभी तक है, अब वक्त बहुत कम रह गया है। मुल्क में जमहूरियत भी गई, उसकी भी तदफीन हो गई, साफत की भी तदफीन हो गई और आमरीत रह गई। सरकारी ब्यूरोक्रेसी वैसे ही रिमोट कंट्रोल से चल रही है। मैं आपको टिप दे देता हूं, एक आरओ से मिले, मरी के आरओ मरी, उसको कहो किसको गन पॉइंट लेकर तुझे फोन किया गया था कि फलान रिजल्ट 47 और 45 का कर। ये अब कहानियां बड़ी खुल गई हैं, अल्लाह करे इंसाफ हो। लेकिन अगर सुप्रीम, ये आरओ वाला वाकया कब का है? सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है। हाई कोर्ट के जज के पास अख्तियार है जिंदगी और मौत फैसला करने का। यार वो गैर महफूज है, तो फिर अजमल जामी और आरओ हवीद तो भट्टी कीड़े पकौड़े हैं, जब चाहे ये पैर में मसल दे। तो आमर दियार साहब जरा पावरफुल हो सकते हैं, वो कराची में बैठे हैं, उनसे पूछ लूं। हम तो वैसे डेंजर जोन में बैठे हैं लाहौर। और लाहौर तुम्हें आपको पता है जिन अदारों के बारे में खदशा था कौन कौन कहां तैनात है? चुप रहेगी जबाने खंजर तो लहू पुकारेगा आस्तीन का। सही। आमिर ज़िया साहब, आप तोपों का रुख आपकी जानिब मोड़ दिया है जनाबे ने। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो इस मामले की संजीदगी है उसको लेकर के पीटीआई का जो रद्द-ए-अमल है कि हम मुस्तरद करते हैं ये कमीशन, हम तहरीक बर्पा करेंगे, ये काफ़ी है या काफ़ी होना चाहिए? तो सबसे बड़ी बात ये उन्होंने कहा जी कराची में बैठे हैं, तो कराची के लोग तो सबसे मजलूम हैं, उनको आवारा कुत्ते काट रहे हैं, उनको जो है खुदा भला करे जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं रोज लूटते हैं, मारते हैं, और जो बच जाते हैं वो गटर के मेन होल में गिर के बेचारे इंतकाल हो जाते हैं उनका ना। तो कराची वालों की तो बात ही ना करें। भट्टी साहब आप सुन रहे हैं गौर से प्लीज। अच्छा, अब दूसरी बात पर आते हैं कि जो मतलब जहां से कि वाकई मैं इस बात से इत्तेफाक करूंगा भट्टी साहब की कि हाई कोर्ट का जज मामूली शख्सियत नहीं होती, बहुत उसके पास इख्तियारात होते हैं, वो कानून से भी वाकिफ है, वो आइन से भी वाकिफ है। और जब जिस तरह के इल्जाम उन्होंने लगाए कि जी इगवा हुआ और खुदा आपका भला करे जासूसी की गई उनकी और फला हुआ ढिमका हुआ, सवाल ही पैदा होता है कि मतलब है उसके बाद उसके रद्द-ए-अमल में उन्होंने खत लिखा जो जिसका बहुत शोहरत हो रही है कि जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। अब वहां पर तो उसके तो एम्बिट में ही नहीं आता। बहुत नहीं आमिर ज़िया साहब, ये शुएब साहब भी एग्री करेंगे, वो तो कन्वेंशन बुलाने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो किसी जज के बारे में कुछ शिकायत है तो उसको देख सकती है, वो तो इस बारे में बाकी आपने ठीक कहा। हाँ, तो वो मेरी जो वकील हज़रात से बात हुई तो उनका तो मतलब एक तो उन्होंने मतलब निशाना ही गलत लिया। तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि इतने पावरफुल, इतने मतलब पढ़े लिखे जज हज़रात हैं, मतलब उनसे कानून वो सीखते क्यों किया उन्होंने, ये समझ में नहीं आया। फिर जो एक मामूली सा भी तालिब इल्म है कानून का, वही जानता है कि जज के पास जो इख्तियारात हैं, अगर वो SHO को बुलाना क्या, वो खुद थाने पहुंच के कहती मेरे साथ ये हुआ, वहीं से नुक्ता आगाज होता है ना तहकीकात का। आप IG को बुला सकते हैं, किसी बंदे को बुला सकते हैं। नहीं, वो ना भी बुलाए, वो जाके सीधा सीधा जो है खुदा आपका भला करे थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज करा दें, खत्म हो गई बात। मतलब है कि नुक्ता आगाज। और कौन है जो हाई कोर्ट के उसकी चीफ जस्टिस हो या उसका जज हो। भट्टी साहब आपकी तजवीज से सहमत नहीं है, बल्कि मुझे अंदाजा है देखिए इस वक्त बड़ा भट्टी साहब को आपने बड़े अरसे बाद हंसा दिया खिलखिला के। अच्छा, बड़ी मेहरबानी आपने भट्टी साहब को आज हंस के मुझे भी हंसी आ रही है। मेरा जामी साहब अर्ज ये करना है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें हर इदारा हमारा बेतौकीर हो रहा है, हर इदारा हमारा मुतनाज़ा बन रहा है, बनाया जा रहा है, तो कहीं कहाँ पे रुकेगी? आप मुझे बताएं ना, अदलिया ने इल्जाम लगाए, अदलिया पे लोग इल्जाम लगाते हैं, जिन सियासतदारों के ऊपर इज्तमाही हो रही है, तो वो ठीक है, मतलब तहकीकात होनी चाहिए। कौन सा पाकिस्तानी है जो उसके ऊपर मतलब इसका इनकार करेगा? लेकिन आप दोनों ने ना अभी तक मुझे इस बात का जवाब नहीं दिया कि पीटीआई का रद्द-ए-अमल जो है इस मामले के ऊपर, एक जुमला पे पीटीआई जो है वो एक ही लाइन और लेंथ पे एक अरसे से बॉलिंग कर रही है माशाल्लाह, और वो है कि मतलब है वो एहतजाज करते हैं, जलसा करते हैं, जुलूस करते हैं, और उसके नतीजे में उनकी सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई, मजीद मुश्किल में आ गई। तो मुझे ऐसे लोगों का अर्ज ये करना है कि अपनी हिकमत अमली को रीथिंक करें। रीथिंक कैसे हो सकती है? लेकिन उससे पहले शुएब साहब, ये जो बात हमने की, वो जो खत लिखा जिसमें जुडिशल कन्वेंशन बुलाने की बात की गई, ये कोई दुरुस्त हिकमत अमली थी? वहां से क्या मिल जाना था?
शोएब शाहीन साहब। जी जामी साहब, पहली बात तो ये है कि देखें, आप मेरी बात आपको बात आ रही है आपकी? जी बिल्कुल सुन। देखें, पहली बात तो ये है कि छह मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने पहले सिर्फ ये नहीं है कि आज खत लिखा है, पिछले 1 साल से ये वाक़या चल रहा है। अच्छा, पहले ये शुरू कहाँ से होता है? इमरान खान के खिलाफ 2 जज साहिबान ने इमरान खान के हक में लिखा, एक ने खिलाफ लिख दिया, तो वो चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फारूक साहब ने वो जजमेंट रोक ली। वो हालांकि वेबसाइट पे आ गई, पब्लिश हो गई, ये 30/3 का फैसला है। उसके बाद 9/4 को ये फैसला सामने आ गया। अब सामने आने के बाद फिर उसको उस वेबसाइट से हटा लिया गया, और उसके बाद ये 2/5 को मिलते हैं जज साहिबान जा करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, 3/5 को ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलते हैं। वो ये कहता है कि मेरी बात हो गई है, मैं बात कर लूँगा, या हो गई है DGISI से, वो आज के बाद नहीं छेड़छाड़ करेंगे, लेकिन सारा सिलसिला जारी रहा। फिर उसके बाद वो अगवा होते हैं, उनका रिश्तेदार बरादर निस्बती, और वो उसको करंट लगते हैं, और उसके बाद कैमरे वाला मामला आता है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के घरों पे क्रैकर फेंके जाते हैं, उनको सिविल जजेस को ISI के दफातर में बुलाया जाता है, उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि जाओ ये जा करके तुम ये आर्डर लेकर आओ। ये अगर हमारे मुल्क का निज़ाम इंसाफ है, जो जजेस हाई कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस हैं, उनको प्रोटेक्शन है, उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, उनको इम्यूनिटी है, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तकरीबन वो बराबर की उनकी पावर्स होती हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन जब आप इन वाकयात का इतनी तफसील से और तसलसल से जिक्र करेंगे, तो सर मैं ये चाहूंगा कि फिर आप शौकत अजीज सिद्दीकी साहब वाले मामले पर भी यूं खड़े हों, मैं उसका भी एतराफ़ करें। उस पर भी आता हूं। मैं आपको एक बात बता दूं। अच्छा, मैं करता हूं। पहली बात तो आप ये देख लें कि वो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दोबारा मिलते हैं, फिर सीनियर प्यूनी जज जो उस वक्त थे काजी फाइसा साहब, आज मौजूदा चीफ जस्टिस है, फिर इसको मिलते हैं। इनको मिलने के बाद भी उनके दावा नहीं होता उनके मसाइल के हल का। लेकिन उससे पहले वो मुरताब बंदियार साहब से और एजाज उल हासिल साहब से मिलते हैं। अच्छा जी, वो मैं वही कह रहा हूँ ना, उन्होंने कुछ नहीं किया, बंदियार साहब दोनों को मिलते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। मौजूदा जो चीफ जस्टिस साहब हैं, ये भी सितंबर से चीफ जस्टिस बने हैं, ये तो कंटिन्यूएशन है ना आज तक। आज उनको भी 7-8 महीने इनको हो चुके हैं, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। फिर ये खत लिखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, ये 12 फरवरी को, कि जनाब आप फुल कोर्ट ही बुला लें, वो नहीं बुलाते। उसके बाद ये खत लिखते हैं। देखें, उन्होंने एक बहुत बड़ा जुर्रतमंदाना इक़दाम किया है, मैं समझता हूँ कि हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। नंबर 2, ये कोई मामूली वाक़या नहीं है। तीसरी बात यह है कि इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा जी कन्वेंशन बुलाएं या इसकी इंक्वायरी करें, क्योंकि इसके बारे में कोई हमें समझ नहीं आ रही। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लिख के दिया इन्होंने। कन्वेंशन में तो वो इस पर डिलिबरेट करना चाह रहे थे ना, वो उसमें तो वो जुडिशियल काउंसिल जो है वो तो इंक्वायरी की मजाज नहीं है। डिग आउट करें, नहीं डिग आउट कर, नहीं देखें, उन्होंने प्रपोजल दी है। बेसिकली तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में लाए ना, उन्होंने प्रपोजल ये दी है कि बाकी जजेस से, बाकी हाई कोर्ट के जजेस से भी पूछा जाए कि उनके यहाँ क्या हो रहा है। ये इस्लामाबाद की लोअर जुडिशरी, इस्लामाबाद की 90% ऑफ द जजेस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कुछ फेस कर रहे हैं। इसका मतलब है यही कुछ लाहौर हाई कोर्ट में, यही पेशावर में यही हो रहा होगा, सिंध हाई कोर्ट और बलूचिस्तान में। उन्होंने कहा है कि है ना कि बाकी जगहों पे भी हो रहा होगा। रिपोर्ट तो 6 के सामने। जनाब भट्टी साहब, आप देखें ना, जो असल जामी साहब, सिर्फ एक बात, जो असल खराबी है कि अब इसमें फुल कोर्ट बिठाकर इन इश्यूज को सेटल डाउन करने की जब बात आई है, तो वो एक एग्जेक्टिव अथॉरिटी को, जो कि वो कठपुतली है और जो एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा अपने आप को कहता है, उसने क्या इंसाफ देना है। वो यकरुकनी कमीशन के जरिए, जो कि आज हमीदुर रहमान कमीशन से लेकर आज तक कोई कमीशन ना फंक्शनिंग कर सका, ना ही उसकी रिकमेंडेशन। देखिए ना, इससे पहले आपको याद होगा ना, शोएब साहब कमीशन बना था ना मेमो के ऊपर भी, इकबाल हमीदुर रहमान से काजी फाइज़ साहब थे और जस्टिस मुशीर आलम थे, वो हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस का। वही कह रहा हूं ना, क्या देखें जामी साहब, मैं वही कह रहा हूं, वो कोर्ट ने बनाया था जुडिशियल कमीशन। इसी तरह क्वेटा के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया था। क्वेटा इंसिडेंट जो हुआ था, हमारे कुछ 60-70 के करीब वकला शहीद हुए थे, वो दोनों के कमीशन के इंचार्ज जो थे वो काजी फाइसा साहब थे, वो कोर्ट ने बनाया था। इसी तरह अगर पिछले साल आप देखें ऑडियो लीक्स के ऊपर, हालांकि ऑडियो और वीडियो का कोई पता नहीं कि असली। चले मैं आता हूं जरा, मैं भट्टी साहब थोड़े बेताब हो रहे हैं, आपकी बात को सुन रहे हैं इस वक्त जो रिटायर्ड कमिशन बनाना, ये वो आप उससे एग्री नहीं करते। भट्टी साहब, मैं ये अर्ज कर रहा था कि बिल्कुल SOS कॉल है, बिल्कुल बड़ा संजीदा मामला है 6 जजेस का खत लिखना, लेकिन ये कि ये वाले खत जो हैं या ये तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं, शौकत अजीज सिद्दीकी जो बिल बिलाते रहे वो गलत था।
ये अजब बात नहीं है, या तो हमें एक पैमाने से दोनों को देखना होगा ना। नहीं अजमल, जामी साहब एक बात से मैं कर दूं, वो गलत वो भी नहीं थे। साहब के साथ जो हुआ, जुल्म हुआ, ज्यादती हुआ, हमने उस वक्त भी कहा, उससे पहले भी कहा। ये कौन बेवकूफ और अहमक कह सकता है कि शौकत अजीज हो, या मुझे 6 जज साहबान का नाम भी नहीं आ रहा, मुझे तो उनके उसूली मौक़िफ़ पे जहाद का मैं उन्हें सलूट कर रहा हूं कि यार किसी ने तो नाम लेके किया। मुझे पता है सहाफियों के साथ क्या बीतती है, मुझे पता है नवाज शरीफ वगैरह के साथ क्या बीतती है जब वो अपोजिशन में थे, मुझे पता है ये लगड़ बगड़ ब्यूरोक्रेसी के साथ क्या बीतती है। पहली दफा किसी ने इतनी जुर्रत की। मैंने 3 महीने मुशर्रफ दौर में मारे खाइया। लेकिन ये याद रखिए भट्टी साहब, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने भी नाम लिया था। के दौर से करोड़ दर्जे बेहतर था, उसके मेरी जिंदगी को खतरा नहीं हुआ, मेरे बच्चों की जिंदगी को खतरा नहीं हुआ, मेरी नौकरी को खतरा नहीं हुआ। हाँ, रह गई बात कि ये जज क्या करते जब उमर साहब बंदयाल कहता 14 मई को इलेक्शन हो, हुकूमत कहती है जाओ मैं नहीं मानता। ये बात मान जाए कि कुछ अदारे वो कानून से बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो नवाज शरीफ साहब की तरफ हो तो उनका पलड़ा भारी है, इमरान खान के साथ हो तो उनका पलड़ा भारी है। पीएम कह देनी चाहिए हमें हकीकत। अब कितना से लोगों को धोखा देंगे। भट्टी साहब आज बड़ा आज खुला सच बोल रहे हैं आपकी कितनी निमट है, मुझे पता 100 दफा क्या डायरेक्शन आती है। भट्टी साहब बहुत खुला सच बोल रहे हैं। मैं छोटी सी ब्रेक ना ले लूं, टिकर पे छोटी सी ब्रेक ना ले लूं, एक ब्रेक ले गुफ्तगू का आगाज करेंगे। आमिर ज़िया साहब ने कुछ कहना है, एक ब्रेक। प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद देते हैं। ब्रेक से पहले भट्टी साहब बड़ा खुला सच बोल रहे थे और साथ ही आमिर ज़िया साहब भी कुछ मुखातिब होना चाहते थे। आमिर साहब, सवाल आपकी खिदमत में कि जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने बुनियादी सवाल और जो नाम लिए थे, उस मामले वो एग्जैनरेट तो हो गए, चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की जब से दौर चल रहा है, लेकिन वो जो बुनियादी सवाल उन्होंने उठाया था, जिस जानिब इशारा किया था, जिन शख्सियात का जिक्र किया था, दैट रिमेन्ड अनएड्रेस्ड अप टिल नाउ। तो अगर वो अनएड्रेस्ड रहा है तो यहाँ जो 6 जज साहिबान जो लिख रहे हैं उसका जवाब कहाँ से मिलेगा? 2 बातें मुझे अगर आप अर्ज करने की इजाज़त दें। पहला तो ये कि हम देखते हैं कि जी खतूत लिखे जा रहे हैं, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल समझ में आता है और लोगों की शिकायत भी समझ में आती है। लेकिन फिर ये आता है कि जो शौकत सिद्दीकी साहब का केस था उसमें उस वक्त आर्मी चीफ ने कहा था जी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन एब्रप्टली बिना तहकीकात के उनके ऊपर जो भी फैसला हुआ जिसको आज जो है पलटा दिया गया। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि इन खतूत को ये खत लिखा गया, ये 6 जजेस ने लिखा और 3 अभी फैसले सुप्रीम कोर्ट के आए हैं कि जिनको आपको एक दूसरे से जोड़ के देखना चाहिए। वो जोड़ के 3 फैसले क्या हैं? एक मुशर्रफ साहब को सज़ाए मौत का फैसला, ठीक है ना, कि उसमें मैं समझता हूँ कि बिलावास्ता जो है हदफ जो था आपकी पाकिस्तान आर्मी थी और उसमें ज़ाहिर है कि अगर आप मुशर्रफ साहब को कहने के लिए गद्दार थे, जिन लोगों ने इस मुल्क को लूट मार की, उन्होंने मुल्क जायदादें बनाई, वो लोग क्या थे? तो इनडायरेक्टली जब आप आर्मी चीफ पे अटैक करते हैं तो आप इंस्टीट्यूशन पे कर रहे होते। दूसरा फिर आपने किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस। अच्छा, उसके बारे में भी आप देखें कि हमारी अदालत से सवाल है कि भाई क्यों आप माजी को कुरेद रहे हैं, जबकि आज के फैसले आप जो हैं वो मतलब वो इंतजार कर रहे हैं, और जो आप एक नई नज़ीर डाल रहे थे फिर आप आज फैसले कर रहे हैं, उनको 10-20 साल के बाद कोई और उसको वो कर रहा होगा, अंडू कर रहा होगा। ठीक है, ये फैसला भी जो था इनडायरेक्टली फौज के खिलाफ था। तीसरा जो था शौकत सिद्दीकी साहब का आया और उसके बाद फिर आप इस खतूत की टाइमिंग भी देखें तो मेरा अर्ज ये करना है कि हम जब पूरे उसमें पसमंदर में इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें लगता है कि जी हर इदारे को हमारे बेतौकीर, फिर लफ्ज़ दोहराऊंगा, उसमें चाहे अदलिया हो, चाहे हमारी पाक फौज हो, चाहे हमारे 7 इदारे हों, इस खत का नतीजा क्या निकलेगा उस पर हम लोग बात नहीं कर रहे। उसके ऊपर जनाब एक तो जैसे हमारे क्या नतीजा निकलेगा जब एक रिटायर्ड जज उसकी सरबराही करेगा तो वो रिकमेंडेशन दे सकता है ना, वो किसी को बुला के जी और क्या करेगा? मैं सवाल मेरा अर्जी करना है कि हमारे यहाँ एक जहरीली सियासत है, तकसीम हुई भी सियासत है, पोलराइजेशन है, ठीक है। उसमें हमारे बहुत सारे दोस्त बड़े खरूस के साथ समझते हैं कि जनाब इन 6 जजेस ने बड़ा कोई हीरोइक काम किया और डिफाइंस की इंतहा जो है इब्तिदा यहाँ से शुरू होती है, अलामत बन गई है इनकार की, ठीक है। फिर दूसरा एक आपको मैं बात करूँ, दूसरा रुख ये कहते हैं कि नहीं जी कोई साजिश है और जनाब ये पता नहीं किसके इशारे पे कर रहे हैं। अच्छा, अब बात ये कि इसका जो भी इसका नतीजा निकले, इसमें जो मुझे समझ में आता है कि इसमें मजीद हमारा हर इदारा, जुडिशरी का कोई इतना सुनहरी उनका माजी नहीं है,
इन पे बहुत सारे सवाल निशान। हमारे जजेस जो हैं वो सियासी तौर पे पॉइंट होते हैं, इन अदलिया में धड़ेबंदी है, ठीक है ना, इनके फैसलों के ऊपर लोग सवाल निशान करते हैं। आज की जजेस पे क्यों बात करते हैं? बड़ा अहम नुक्ता आप बयान कर रहे हैं, बड़ा अहम नुक्ता है, बिल्कुल। सियासतदान जो फोन किया करते थे जजेस को, वो कहाँ गए? ब्रीफ केस में जो पैसे लेके बांटा जाते थे, बारिश किस्म के हमारे लोग जो थे, वो क्या हुए? तो फिर तो अगर आप कुरेदेंगे माजी को, तो वो तो फिर आप खुलता चला जाएगा। नहीं, वो तो कह रहे हैं, आजम नजीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि ना सिर्फ ये 6 जजेस का खत जेरे बहस आएगा, बल्कि माजी के वाकयात भी, माजी के जो मुद्दे हैं वो भी इसमें आएंगे। कमीशन का स्कोप भी बहुत बड़ा हो जाएगा। माजी से निकलें और आप आज के मसाइल पर तवज्जो दें, सियासी हिद्दत में कमी लाएं, आप ये जो विक्टिमाइजेशन हो रही है उसको खत्म करें, मतलब कहीं से इब्तिदा करें, वरना आप उलझते रहेंगे। अब आप देखें ना क्या हो रहा है कि अदलिया बमुकाबला एस्टेब्लिशमेंट, उसमें कुछ सियासी लोग जो हैं अदलिया को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ जो हैं मतलब भट्टी साहब आपसे एग्री नहीं कर रहे। भट्टी साहब देखें ना, आमिर साहब ने गुजारिश है, देखें आमिर साहब ने दूसरा एंगल भी भट्टी साहब दे दिया ना कि ये सिर्फ जिहाद नहीं है। हाई कोर्ट के जज की अपनी फोर्स नहीं होती, वो हुक्म देता और इम्प्लीमेंट हुकूमत ने कराना होता है। मेरा चैलेंज है, शौकत सिद्दीकी साहब को भी इंसाफ नहीं मिला। उनको तो नहीं, जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने जो सवाल उठाया था बुनियादी, जिन लोगों के नाम लिए थे, उसका जवाब तो नहीं आज तक उन्हें मिल सका। भट्टी साहब ठीक है, खराब कार्रवाई नहीं, भला आपका अल्लाह करे। मैं अब भी चैलेंज करता हूँ मौजूदा ये आजम नजीर तारड़ साहब, उसमें भी कुछ नहीं कर सकते। इन्हें चैलेंज देता हूँ कि छोड़ दो, अब 8 फरवरी 2024, चलो आप 2018 के इलेक्शन कह रहे हो ना, उनके जिम्मेदारों को तयन ये कर दे तो मेरी गर्दन उतार देना। ये नहीं कर सकते, उन्हीं के आए हैं। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया। मुझे ये गर्द नहीं है हुकूमत आज किसकी है या कल किसकी थी। वो भाई जो धमकियां दे रहा है उनका तो तैयार करो, कौन है वो, दे रहा है कि नहीं दे रहा। जब तक उनको सजाएं नहीं दोगे ये सिलसिले चलते रहेंगे। और पीटीआई का तो वैसे ही बेड़ा गर्क हो गया है। अंदाजा करे, जुल्फी बुहारी अपनी क्यादत को छोड़ के लंदन भाग गया है, सेनेट का टिकट उसको दे दिया। हम मेरिट पे दिए हैं ना भट्टी साहब, फरार है, लोगों के बच्चों को कहता है कुर्बानियां दो, जुलूस निकालो, एहतजाज करो। और सलमान मेरिट पे दिया है, मारे खाता है, उसे आप ओहदा नहीं देते। नहीं, उमर सरफराज चीमा मारे खाता है, जेल में जाने से सबसे उमर सरफराज चीमा का क्या कसूर है? उमर सरफराज चीमा क्या कसूर है? देखे ना, उसे टिकट नहीं देना। और मुझे जुल्फी बुहारी की खूबी बताओ, उसने पीटीए के लिए किया क्या है? शोएब शाह इन सब क्या किया जी, उन्होंने टिकट मिला और उमर सरफराज चीमा को नहीं मिला। हम आज अदर भागा हुआ है और लोगों को कहता है रोजाना आओ जी जुलूस निकालो। वो यार हजारों लोग, 40,000 के करीब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इमरान खान खुद तुम्हारा लीडर गिरफ्तार है, उसको बुरे वक्त में शहजाद अकबर ये सब छोड़ के भाग गए। जो इधर खड़े हैं इन सबको सलूट होना चाहिए। नहीं, बाहर बैठ के वो भाषण दे तो रहे हैं यूट्यूब पे। नहीं तो यूट्यूब पे तरीके नहीं चलती। जो लोगों के बच्चों को सनम जो है नहीं, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, जो आलिया हमजा, पता उनके डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद, उनको उस जगह करंट लगाया गया कि आप पूरी बयानात नहीं दे सकते। तो ये माजी में होता था, पॉलिटिशियन जेलों में जाते हैं। लेकिन अब तो जो अल्लाह माफ करे इंसानियत की तजलील की जा रही है, इंसानी हकूक को मसल किया जा रहा है, ये तो कभी हमने सोचा भी नहीं था। हम तो ये शोएब साहब, ये जो भट्टी साहब ने बड़ा हम सवाल उठाया है, वो किस मेरिट पे टिकट दी गई उन लोगों को जो बाहर बैठे हैं और जो जेलों में सड़े हैं? उनको एक मैंने मिसाल दी उमर सरफराज चीमा की। या खुल के बात कीजिएगा, सियासी बयान न जहां तक चीमा नहीं, जहां तक चीमा साहब का ताल्लुक है, उनका नाम सरफहरिस्त अंडर कंसिडरेशन था। लेकिन जो टेक्निकल रुकावट थी उनके लिए, वो ये सोचा गया कि बीइंग ए गवर्नर वो एक पोजीशन होल्ड कर रहे थे, तो उनके बाद उनको टिकट होल्डर होने के लिए 2 साल का वक्फा होना ज़रूरी था, जो कि उनका 2 साल पीरियड पूरा नहीं था। एक ये कंसिडरेशन थी जिसकी वजह से नहीं मिला। दूसरी बात इस वक्त जो सीटें 2 जीते हैं हमारे लोग, उसमें एक हामिद खान साहब थे और एक अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब थे। ये 2 सीटें हमने पंजाब से जीती हैं, इसलिए इसमें जुल्फी बुखारी साहब नहीं जीते। जुल्फी बुखारी साहब भी थे मगर वो बैकअप पे थे आई थिंक। नहीं, तो टिकट आपने पहले दिया था, वो कोर्ट से इजाजत नहीं मिली। शहीद साहब अदब एहतराम से आपने टिकट दिया था, नहीं बंदा लीडरशिप को और पार्टी को तनहा छोड़ के भाग गया। साहब सवाल में वजन, जो भी रीजन है, मगर हमारे पास इस वक्त जो इलेक्टेड लोग हैं इसमें 2 इसमें आए हैं इस वक्त, हामिद खान साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब। इसमें कोई शक नहीं। देखें, पार्टी के अंदर जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स होती है,
मेरिट फर्स्ट कंसिडरेशन होता है। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ, सबसे ज़्यादा वर्कर्स के बारे में इमरान खान साहब ने पूछा भी है, जब भी बात हुई है, बशमूल मेरे मैं सबसे ज़्यादा मिलता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा उन्होंने कंसंट्रेट किया है कि जो वर्कर्स हैं उनको टिकटें मिलनी चाहिए। और इस वक्त इलेक्शन में भी आप देख लें, जितने ज़्यादा नए चेहरे हमारे आए हैं, जितने वर्कर्स आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जीते हैं। ये अलग बात है, हमें फॉर्म 47 में हरा दिया गया। मैं इस्लामाबाद से बैठा हूँ, ये सबसे पॉश एरिया मेरा ये इमरान खान साहब के घर का हल्का था, देहात भी है, इसमें शहर भी है। सब पोलिंग स्टेशन से जीता हूँ, 1,05,000 वोट मैंने लिए हैं। जिसने 50,000 वोट पे नहीं लिया उसको जिता दिया और फॉर्म 47 चेंज कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन जितने वर्कर्स को टिकट्स मिली हैं इस दफा, मैं नहीं समझता कि वो फिर लंबी डिबेट है, उस पर किसी और रोज मुकालमा कर लेंगे। ये बताएं कि आपकी कोर कमेटी में डिसाइड क्या हुआ है? सिर्फ आपने हुकूमत की कमीशन बनाने की बात को मुस्तरद करना है, रैलियां निकालनी है, वकला तहरीक शुरू करनी है, तय क्या हुआ है? जरा वाज़ेह तो करें। देखें, हमने हर फोरम पे लड़ना है। सबसे पहली बात यह है कि ये केस शुरू कहाँ से हुआ था? इमरान खान से शुरू हुआ था। इमरान खान को सजाएं देने के लिए इनके ऊपर प्रेशर था, जिसकी वजह से इनके जजेस को उठाया गया, फैमिलीज को उठाया गया, अबडक्ट किया गया, इनके साथ जो कुछ तरीका वारदात किया गया वही किया गया जैसे हमारे कारकुनान के साथ किया। किंग्स पार्टियां शामिल कराई गई, उनको तशद्दुद किया गया, मारा गया, टीवी हाउसेज में पहुंचाया गया। वो सब आपके सामने ही है, उसकी तफसील में जाए बगैर। चार दीवारी की पामाली हुई, ये सारी बातें अंडर डिस्कशन है। देखें, आज हम इमरान खान विंडिकेट हो गया है। आज वक्त ने साबित कर दिया है कि उनके साथ जो जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत पीटीआई के साथ उसको डिसमेंटल करने की कोशिश। ऐसे ही नून लीग कह रही है कि आज हम भी विंडिकेट हो गए। ऐसे ही नवाज शरीफ साहब के केसेस भी खत्म हो रहे हैं, वो भी कह रहे हैं हमारे खिलाफ साजिश हुई थी, हमारे खिलाफ फैसले दिए गए, बाद में वक्त बदला तो हमारे फैसले भी क्लियर हो रहे हैं। फर्क क्या है उस दौर में, इस दौर में? जावेद साहब, अगर आप शौकत अजीज सिद्दीकी साहब वाले केस को इग्नोर करेंगे तो साहब 6 जजेस के खत पर तकिया करना गैर मुनासिब नहीं होगा, या तो आपको उसे भी दुरुस्त मानना होगा। मैं आपको एक गुजारिश कर दूं। सबसे पहली बात यह है कि नवाज शरीफ, विद रिस्पेक्ट, मैं हर पॉलिटिकल पार्टी की रिस्पेक्ट करूंगा, वो डीलर है, लीडर नहीं है। वो डील करके जाता है बाहर, डील करके वापस आता है, डील के नतीजे में ही जाता है, डील के नतीजे में ही वापस आता है। आपके दौरे हुकूमत में गए थे वो, उसको मैं लीडर नहीं मानता। देखें, हमारा लीडर वो है, सुने, लीडर वो है जो इस वक्त जेल में है। वो ना मुल्क छोड़ेगा, ना मुल्क से भागेगा। हुजूर, आपके दौर में ही वो गए थे। आपकी वज़ीर सेहत उनकी प्लेटलेट काउंट और मेडिकल हिस्ट्री के बारे में डेली मीडिया को ब्रीफ करती थी। भट्टी साहब से पूछ लें, कितनी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। वज़ीर सेहत के पास जो कुछ रिकॉर्ड लाया जाएगा, जो कुछ कैबिनेट में लोग रोना धोना लाएंगे कि जनाब आपकी हुकूमत थी ना, किसी और को तो नहीं थी। तो ठीक है, स्टेट विद इन स्टेट क्यों कहा जाता है भाई? हमारी स्टेट के अंदर अगर नीचे करने वाला, तो क्यों हुकूमत की आपने ऐसी जो अपाहज थी? मुझे ही धोखा दे देगा, सुन लेना, मुझे ही धोखा दे देगा तो मुझे क्या पता होगा। भट्टी साहब, जरा भट्टी साहब मेरे सवालों का जवाब आप दे दें प्लीज। क्या उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती थी? मैं क्या ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलती थी? उस केस पे मैंने खुद आज शुएब साहब ने ऑन एयर कहा है, आज शुएब साहब ने ऑन एयर कहा है कि स्टेट राशद को पता था कि वो फेक बनाए जा रहे हैं। मैं उसके पास गया, वो अस्पताल का एम्प्लॉय नहीं था जो रोजाना इसकी वो मेडिकल रिपोर्ट देता था। वो मैं क्या, आप हैं कहा भाई, ये कब से सर्विस अस्पताल में है? उन्होंने कहा कौन सा सर्विस अस्पताल? अब छोड़ दें जामी साहब, अरशद शरीफ को क्यों और बचाना जी, छोड़ दो। कुछ शायद इस सब को पता है, इस मुल्क में कुछ लोग अनटचेबल हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं कहता हूं आदम नजीर साड़न को तो आप 18 का ही करा दे, मैं इनको मान जाऊंगा। वो इनकी नई सकत इतनी डिग्गियों में बैठ के पैर पकड़ के हुकूमत लेने वाले 85 में किसके साथ डील की? छोटी सी ब्रेक मैं ले लूं ना सर, लंबी कहानी हो जाए, छोटी सी ब्रेक लेने देना, एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अब माजी में जाएंगे, दीगर केसेस का मुवाजना करेंगे, डिबेट लंबी हो जाएगी, लेकिन मामला अहमियत का हामिल है। इन जजेस का ख़त लिखना, उसके ऊपर तमाम तर सियासी जमातों का कंसर्न भी आ रहा है, कुछ आगे बढ़ने की बात भी की जा रही है। ख्वाजा साद रफीक साहब के आप ट्वीट्स पढ़ें, वो मामला फहमी की बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब से अपील कर रहे हैं कि वो इनिशिएटिव लें, मुल्क के इस वक्त सियासी तकसीम का मुतामिल नहीं हो सकता। आमिर ज़िया साहब, इस ख़त के बाद PTI ने इसको मुस्तरद कर दिया कमीशन को। उसूली तौर पर ऐसा क्या होता कि जिससे फरीक़ैन इत्मीनान का इजहार करते कि दिस इज़ अ राइट स्टेप टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन? अब ज़ाहिर है कि नुक्ता आगाज़ तो ये है कि ख़त लिखने से पहले यानी कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा
क्या वही सही फोरम था या कोई और चीज, मतलब है कि कोई और, मतलब है कि जिस जज के साथ ज्यादती हुई उसने कंप्लेन क्यों नहीं की? देखिए जहाँ इतनी जुर्रत का सबूत दिया, और हाईकोर्ट का जज है उसके पास, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत इल्जामात लगाए या सही लगाए, ये बिल्कुल अलग बहस है, मगर उनको पता होना चाहिए कि जी कहाँ से नुक्ता आगाज होता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो फोरम नहीं था, तो जब आपने बॉल ही गलत कोर्ट में फेंक दी तो जाहिर है कि उसका हशर कुछ और होता। अगर वो कहते कि जी मेरे साथ ये ज्यादती हुई है और मैं ये FIR लॉन्च कर रहा हूँ, अगर पुलिस वाला लॉन्च नहीं करता उस FIR को, तो फिर उसके बाद चीजों को देखते मुझे पता है कि भट्टी साहब को ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन नहीं भट्टी साहब इस बात में वजन है, वैसे सुन लीजिएगा पहले आमिर जिया साहब का नुक्ता। जी जी। दूसरी बात ये कि देखें, अब मैं गुफ्तगू सुन रहा था और हम सब जो है माजी की बेशुमार मिसालें दे सकते हैं। कुछ मिसालें PTI के हक में जाएंगी, कुछ खिलाफ जाएंगी, कुछ नून लीग के हक में होंगी, कुछ खिलाफ होंगी, है ना। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम कब तक माजी में फंसे रहेंगे। और अभी जो हमारे सामने चैलेंज है वो ये कि जो सियासत में हमारी तकसीम है, जो जहरीलापन है, उसको कैसे कम किया जाए और आगे बढ़ने का क्या रास्ता निकाला जाए। अगर आप माजी के ऊपर ही घूमते रहेंगे, गर्दिश करते रहेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसके लिए जाहिर है कि वो इनिशिएटिव जो आएगा वो उनके पास से आएगा जो साहिब इख्तियार और साहिब इख्तियार हैं। वो PTI की जानिब से नहीं आ सकता। इतना लोग जो उसमें जिम्मेदारी डालते हैं मुमन की जी PTI ये काम करे, तो PTI जो कुछ कर सकती थी, जलसा जुलूस एहतजाज करके देख लिया उन्होंने, लेकिन उसके नतीजे में सियासत में पोलराइजेशन में इजाफा हुआ और उसके ऊपर उसके नतीजे में जो जबर हुआ या सख्ती हुई, तो हम देखते हैं कि और ज्यादा मुल्क में सूरत गंभीर हुई है। तो कहीं पे अब सोचना ही चाहिए कि हम कैसे डिफ्यूज करें इस सिचुएशन को। और अगर कोई ये समझता है कि इस खत के बाद कोई तब्दीली आ जाएगी, कोई बहुत बड़ा तूफान का पेश क़ैम है, मुझे नहीं लगता। और हो सकता है कि आपको कोई रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी मूवमेंट जो थी बड़ी मशहूर, जब हमारी सहाफत का आगाज हो रहा था, भट्टी साहब हमारे उस्ताद हुआ करते थे, कि कोई तहरीक बर्पा होती दिखाई देती है? देखिए जुडिशरी खुद अभी तकसीम हुई है और हमारे यहाँ मतलब है कि इतना आसान नहीं है। उस जमाने में मतलब बहुत सारे अंडर करंट्स थे। कुछ लोग मुशर्रफ से बैरून मुल्क जो बैठे हुए थे, ताकतें थी, वो नाराज थी। वो वैसे भी गुजरांवाला पहुंचती बात भी तो बन गई थी। भट्टी साहब आपको इंडिजिनस मूवमेंट नहीं थी वो कोई कि जो मुशर्रफ साहब के अगेंस्ट खड़ी हुई थी। हमें पता है पैसा कहाँ से आ रहा था, वो एक और। भट्टी साहब आपको कोई संजीदा वकला तहरीक दिखाई दे रही है या ये बयानात और रैलियों तक काम है? 1% भी नहीं, 1% भी नहीं। वकला बहुत ज्यादा तकसीम है। आमिर जिया साहब काबिल एहतराम, इनकी राय भी काबिल एहतराम है, इख्तलाफ कर रहा हूं। अच्छा, ये 6 जज साहब क्या करते, अपने चीफ जस्टिस साहब को जाके सारे हकायक बता दिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जाके बता दिए। और यार और क्या करते, मेरी समझ नहीं आ रही। खुद फायद ईसा साहब पे जब केस हुआ वो कहते थे मुझे खुफिया वाले रैकी कर रहे हैं, मुझे डराते हैं। इस कर्म से तो वो खुद गुजरे हुए हैं। वो खुद भी खत लिखा करते थे। शामी साहब आप जाते हैं, आपके गाड़ी में फायरिंग हो जाती है, आपको तो नहीं पता किसने की है, आप जाके कहेंगे ना मुझे इंसाफ दो। तो यार अनबिलीवेबल है, कहाँ जाते हैं ये जज साहब? अपने चीफ जस्टिस को गए, मेरे रिपोर्टर से वाकया होता है वो मुझे ब्यूरो चीफ को बताएगा, डायरेक्टर न्यूज को बताएगा, मेरे पास आएगा। और भाई मान जाओ कि हम बेबस है, लाचार है, हम इंसाफ नहीं ले सकते। मैं कह रहा हूं छोड़ दो ना। वो कह रहे हैं कि ये जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल वाला वहां रुजू करना था वो मुनासिब नहीं, कोई हल नहीं है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। मैंने गुजारिश की, मेन था अपने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक साहब जो भी नाम है उनके पास चले गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। उमरता बदयाल इनके पास चले गए। फायद ईसा साहब के रिकॉर्ड पे है, जब उनके खिलाफ रेफरेंस आया वो कहते मुझे वैसे भट्टी साहब ये उमरता बंदियाल साहब भी थे, एजाजुल आसिम भी थे। अच्छा मुझे एक बात बता दे, आप जाते हैं, आपको डाकू कोई रास्ते में ढूंढ लेते हैं, आपको डाकू का नाम नहीं पता होता, आप कहते हैं पकड़े गए, लिहाजा इन्वेस्टिगेशन हो तो वो डाकू फिर तफ्तीश में आता है। और भाई आपके 6 बंदों ने दे दिया, आप इन्वेस्टिगेशन कराएं प्रॉपर फोरम से। अच्छा। जो जिम्मेदार हो, अगर गलत इल्जामात है ये सीक्वेंस तो ठीक है, लेकिन ये उमरता बंदियाल साहब और एजाजुल आसिम साहब क्यों नहीं कुछ कर सके? क्यों नहीं कर सके? क्योंकि फायद ईसा जो अपने आप को बहुत ज्यादा कहते थे रूल ऑफ लॉ, ये भी उस वजह से नहीं कर सके क्योंकि उमरता बंदियाल नहीं कर सके। तो आपको नहीं पता उमरता बंदियाल साहब तो चलो उनकी शोहरत के तो आप जो आधा मिनट सानू भी दे रहे हो ना जामी साहब, आप खूबसूरत आदमी हैं। साकब निसार के घर ग्रेनेड कैसे गिरा है, किसने मारा है, क्यों मारा है, किसने मारा है, उसका एक सुराख मिला है? आप यहाँ से पूछे। उन्होंने तो पुलिस आ गई थी, पहले डरे सहमे बैठे हैं।
कुछ बस हम भी डरे, अल्लाह आपको भी लंबी जिंदगी दे और मेरे फकीर की भी हिफाजत करे। बाकी इस दौर में बंदा मर गया और जानवर मर गया एक बराबर है। शुएब शाहीन साहब ये जो बात कर रहे हैं, ये उमर अता बंदयाल साहब का दौर, इजाजुल हसन साहब का दौर, वो क्यों ना कुछ कर सके? उन्होंने भी सुनी अनसुनी क्यों की? आप तो उनकी शोहरत और उनकी जो ईमानदारी थी उसके कायल थे, कमजोर लोग थे। बिल्कुल हम उनकी ईमानदारी के कायल है, लेकिन मैं उनके ज़माने में कहा था कि जब उन्होंने फैसला दिया कि आप ये इलेक्शन कराएं, पहला फैसला आपको याद होगा 1 मार्च वाला, पहली पिटीशन भी मेरी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, मैं उस वक्त प्रेसिडेंट था। 1 मार्च को फैसला आया कि जी आप फौरी तौर पर ये डेट दें और इलेक्शन कराएं। 30 अप्रैल की, या मेरा ख्याल है उस वक्त 27 अप्रैल की डेट थी। अच्छा, आप मुझे मुख्तसर बताएं होना क्या चाहिए था इस खत के बाद? होना क्या चाहिए था आइडियली जो आपको कबूल थी जो ये नहीं कर सके? अच्छा, होना क्या चाहिए अब इस खत के बाद? फुल कोर्ट बैठती, सबको बुलाती और पूरी एविडेंस और तहकीकात लेते और उसके बाद वंस फॉर ऑल इस इशू को सेटल डाउन करते। जिस मुल्क में निज़ाम इंसाफ नहीं होता, आप उस मुल्क की तरक्की तो छोड़ दें, उस मुल्क की एग्जिस्टेंस एट स्टेक हो जाया करती है। बस जिस मुल्क में पार्लियामेंट लॉजेस और पार्लियामेंट के जो पानी के नमूने हैं 10 में से 9 अगर ज़्यादा हूँ, तो उस मुल्क में मेरा और आप जैसे शहरी को पानी कहाँ से मिलेगा? हम तो इंसाफ की बात कर रहे थे, कानून की बात कर रहे थे, आइन की बात कर रहे थे। डायरेक्ट लाइन में आज के लिए इतना ही। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।